Good morning, dear students. I'm Dr. V.K. Bishnoi, and today our topic is to discuss about the innovation and entrepreneurship. So, dear students, सबसे पहले हमें इनोवेशन को समझना है कि इनोवेशन का मीनिंग क्या होता है। आपके सामने एक स्क्रीन पे पिक्चर है और इस पिक्चर में आपको एक साइड जो है ये ब्रेन की शेप की एक पिक्चर बनी हुई है एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में आपको एक जलता हुआ बल्ब जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बेसिकली इसको समझें एज ए कॉमन पर्सन, तो क्योंकि इसकी बिज़नेस में एक अलग डेफिनेशन होगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड में समझें कि एक ऐड टीवी में आती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक कोई कैंडी है मेंटोन्स, अगर आप उसको खाते हो तो दिमाग की बत्ती जो है वो जल जाती है। अब दिमाग की बत्ती जल जाने का मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा नया आइडिया आ जाता है और जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। और वो आइडिया जो है नया और यूनिक आइडिया, दैट इज़ कॉल्ड एज इनोवेशन। अगर सिंपली हम उसको समझें तो थिंक न्यू एक इनोवेशन है, नया सोचना, नए एंगल से सोचना इनोवेशन है। कुछ डिफरेंट करना इनोवेशन है। नए आइडिया को जनरेट करना इनोवेशन है। अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी या कोई भी प्रोडक्ट जो एग्जिस्टेड है इस टाइम, लेकिन उसमें आप कोई चेंज करते हो तो इनोवेशन है। बी नोन टू अननोन, अगर आप दुनिया जो है वो किसी चीज़ को नहीं जानती और आपने सबसे पहले उसको जाना और फिर दुनिया को बताया, तो वो इनोवेशन है। अब मैं ये मानता हूँ कि आपको इनोवेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो बेसिक मीनिंग है, वो पता चल गया है। मैंने इतनी बातें इनोवेशन की आपको इसीलिए बताई हैं कि सबसे पहले आपका जो आपका एक बेसिक माइंड सेट हो जाए कि भाई इनोवेशन होता क्या है, आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए इसके बारे में। क्योंकि ये एक सिंपल वर्ड तो है, लेकिन बिजनेस के अंदर ये एक बहुत बड़ा वर्ड है अगर इनोवेशन को देखा जाए तो अब हम इनोवेशन की एक जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं कि ये क्या है। आइए इसको देखते हैं। इनोवेशन इज़ द मल्टी स्टेज प्रोसेस। इनोवेशन एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। मल्टी स्टेज प्रोसेस क्या होती है? यानी कि अगर एक प्रोसेस आप कर रहे हैं और आपको किसी गोल को अचीव करना है, तो इनोवेशन के अंदर अगर आप एक डायरेक्शन में सोचते हैं और उस गोल पे पहुंचना चाहते हैं तो शायद ना पहुंच पाएँ। क्योंकि एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो उन्होंने 10,000 बार जो है असफलता मिली थी। यानी कि उनकी प्रोसेस जो एक डायरेक्शन में, यानी कि एक बल्ब बनाना है, लेकिन वो उसके बारे में सोच रहे हैं और एक ही तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा सक्सेस नहीं होती। तो मल्टी स्टेज प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस के अंदर प्रोसेस है। आपने किसी एक पॉइंट को पकड़ा कि भाई ये मैं यहाँ आके रुक जाता हूँ, यहाँ आके फेल हो जाता हूँ, तो फिर वहाँ पे एक और प्रोसेस शुरू हो जाती है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है। तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज प्रोसेस, वेयर बाई ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म आइडिया इनटू न्यू इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट। अब ये क्या है कि ये जो प्रोसेस करती है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी बिजनेस फर्म, वो ट्रांसफॉर्म करती है, बदल देती है अपने आइडिया को, जो उन्होंने नया आइडिया कंसीव किया है, या तो नए प्रोडक्ट में या फिर कोई पुराना प्रोडक्ट तो उसको इम्प्रूव कर देती है। जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी जो था, वो पहली बार आइडिया कंसीव किया गया कि एक आदमी दूर से आपको आपके घर पे एक बॉक्स के अंदर नज़र आएगा। तो अगर ये टीवी के जो आविष्कार से पहले सोचा जाए तो ये एक आइडिया जो था, ये किसी के भी विश्वास में होने वाला आइडिया नहीं था, कोई इस पे विश्वास नहीं कर सकता था। लेकिन जब पहली बार हुआ तो ये न्यू था। लेकिन जब ये सोचा गया कि भाई उसमें आपको दो ही कलर देखने को मिलते हैं, या तो वाइट या फिर ब्लैक, तो क्यों ना वो आदमी जो नेचुरल जिसका जो उसका कलर है उस तरह का कलर आपको मिले। तो आइडिया इम्प्रूव हुआ, उसी पुराने आइडिया को इम्प्रूव किया और एक कलर टीवी के रूप में नई टेक्नोलॉजी आपके सामने आती है। सर्विसेज हो गई और प्रोसेसेस हो गई। ये जो सर्विसेज डाली गई हैं, ये
बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं हमेशा। एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है जिसको हम गुड्स बोलते हैं, और एक वो प्रोडक्ट होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई साइज़ नहीं होता, जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन वो प्रोडक्ट होता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट है। ठीक है, लेकिन अब आप एक प्रोडक्ट किसी भी शॉप पे जाके ख़रीदें, जैसे आपने पेन ख़रीदा तो वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है, गुड है। और सर्विस, आप इंश्योरेंस कंपनी में गए, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, आपको मिलेगा क्या? एक एग्रीमेंट जिसका ना आकार है ना टेस्ट है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट तो है, क्योंकि आपने उसके लिए पैसे चुकाए हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं। गुड प्रोडक्ट के हम दो भाग करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज को जोड़ा हुआ। और प्रोसेसेस होते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने का तरीका, अगर वो बदल जाए तो भी इनोवेशन है। इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आज़ादी से पहले हमारे देश में कपड़ा जो बनता था वो घरों पे बनाया जाता था, बुनकर जो थे अपने हाथ से बनाते थे, और बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम प्रोडक्शन होता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों का रूल आया, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके अपनी कॉलोनी बनाई, तो उन्होंने उनके देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई लेट 18th सेंचुरी में, और वहाँ पर उन्होंने कपड़ा बना, सबसे पहले कपड़ा बनाने की ही मशीनें जो हैं वो बनी थी। और उसके बाद फिर आगे आगे जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डेवलप होती गई, और आगे मशीनें जो हैं वो बनती गई, और काम जो मैनुअल से ऑटोमेटिक होता गया। तो ये भी एक इनोवेशन थी। तो ये प्रोसेस की इनोवेशन थी। तो ये डिफ्रेंशिएट देमसेल्व्स सक्सेसफुली इन देयर मार्केट। और ये सब क्यों करता है? कोई भी बिजनेसमैन इसलिए करता है कि उसका प्रोडक्ट एडवांस हो, compete कर सके मार्केट में, और डिफ्रेंशिएट कर सके देमसेल्व्स सक्सेसफुल इन द। देखिए, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एडवांस होना, आपका प्रोडक्ट अगर पुरानी टेक्नोलॉजी है तो आपका प्रोडक्ट, अब आज के टाइम अगर कोई ब्लैक एंड वाइट टीवी बेचना चाहे, या कीपैड वाला मोबाइल थोड़ा बहुत चलता होगा, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी उसको नहीं कह सकते हम, तो उसको बेचना बहुत मुश्किल होगा। तो एडवांस हो, वो कम्पिटिटिव होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। यानी कि अगर बजाज जो है वो पल्सर बाइक बना के स्पोर्ट्स बाइक बेच रही है, तो हीरो मोटोकॉर्प्स को भी पल्सर जैसी एक स्पोर्ट्स बाइक बनानी ही होगी, और जो वो बनाती है, जैसे पहले हंक बनाती थी। तो अब कोई आदमी इस माइंडसेट के साथ कि भाई मुझे बाइक इसलिए चाहिए कि जो पावरफुल हो, जिससे मेरी एक इमेज बने, मैं लोगों दूसरों के ऊपर अपना इम्प्रेशन जमा सकूं, तो फिर वो अगर बजाज ही पल्सर बनाती है तो वो बजाज के पास ही जाएगा, हीरो मोटोकॉर्प्स के पास ऐसा कस्टमर नहीं आएगा। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि एक सेगमेंट को भी वो छोड़े। तो इसलिए इनोवेशन जो है वो ज़रूरी हो जाती है, आपका प्रोडक्ट कम्पिटिटिव बना रहे। और डिफ्रेंशिएट, वो प्रोडक्ट आपका रंग में, आकार में, साइज़ में दूसरे से साइजेबली डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो आपके कस्टमर आपके पास आएंगे। नहीं तो क्या कहेंगे कि आपकी कंपनी जो है वो दूसरों की नकल करती है। तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा, सभी अपना नया इनोवेशन करना चाहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन का जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ से पढ़ते हैं कि इनोवेशन इज प्रोडक्शन और अडोप्टेशन, assimilation and the exploitation of value added novelty in economic and social sphere। अब इसका जो मीनिंग है यहाँ पे, इनोवेशन को किसके साथ जोड़ दिया गया है? प्रोडक्शन के साथ। जो प्रोडक्शन का मीनिंग यहाँ पर जो है वो इनोवेशन के रूप में दिया गया है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो मल्टी स्टेज प्रोसेस होती है। जैसे ऊपर इसने कहा कि जो इनोवेशन है वो एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। तो अब उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने अगर नया सोचा है तो उसको अडॉप्ट कर लेना, असिमिलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। असिमिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? किसी भी चीज़ को असिमिलेट करना, यानी कि आपने कोई नॉलेज प्राप्त किया, उस नॉलेज को आप इतना अपने अंदर ले जाएं
कि उस नॉलेज को आप कभी भी प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ। इसका हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने बिज़नेस को पढ़ा, आपने बिज़नेस मैनेजमेंट को पढ़ा और आप किसी कंपनी में एचआर की पोजीशन पे काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रूप में, मैनेजर के रूप में, सॉरी। तो आपको लॉ का नॉलेज है कि भाई का एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी के मिनिमम सैलरी का लॉ क्या है, और उस लॉ का नॉलेज आपको थियोरेटिकली तो है, लेकिन जब आप किसी एम्प्लॉय को उस सैलरी देंगे, उसकी सैलरी बनाएंगे या उसकी सुरक्षा से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाएंगे, तो वो जो आपने पढ़ा है, वो जो नॉलेज है, उससे आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। अगर उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो वो फिर आपका जो नॉलेज है वो ढंग से आपने उसको असिमिलेट नहीं किया, आपने यानी कि आपने उसको इतना नहीं समझा कि आप उसको कभी भी बड़ी आसानी से प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ। जैसे कि एक लॉयर लॉ की बुक में पढ़ता है और कोर्ट में जज साहब के सामने जो है वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग डिबेट करता है, यानी कि उसने उस चीज़ को असिमिलेट किया। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, देखिए कोई भी बिजनेसमैन है वो आइडिया को एक्सप्लॉइट करता है। एंटरप्रेन्योर की ये खासियत होती है कि एक्सप्लॉइट करने का मतलब यहाँ नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे हमें ये लेना चाहिए कि भाई आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, तो अगर आपने उन रिसोर्सेज का 100% यूज़ करना है तो आपको वेस्टेज को रिमूव करना है। अगर आपने कॉन्टीन्यूसली क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर काम नहीं किया तो आपके प्रोडक्ट जो हैं वो वेस्टेज में ज़्यादा जाएंगे, और अगर आपकी वेस्टेज होगी इसका मतलब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, और आपकी अगर एवरेज कॉस्ट बढ़ गई तो आपके प्राइस हाई होंगे, और आपके प्राइस अगर हाई होंगे तो मार्केट में जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे कम प्राइस में प्रोडक्ट बना के आपसे ज़्यादा बेचने में सफल होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें, तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज का 100% यूज़ कर रहे हैं एफिशिएंटली। जो हमने टाइम मैनेजमेंट में सीखा था कि एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है वेस्टेज को रिमूव करने के लिए। और ये इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों तरह के इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना आपकी जो सोशल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और सोशल कॉस्ट क्या होती है? सोशल कॉस्ट होती है जब आपका बिजनेसमैन जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का मिसयूज़ करता है, तो सोसाइटी के रिसोर्सेज की कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि उसकी कीमत सोसाइटी को चुकानी पड़ती है। तो ये प्रोडक्ट का एनलार्जमेंट हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर वाली डेफिनेशन के अंदर, कि प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना या प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर देना, कि एक आपने प्रोडक्ट बनाया हुआ उसमें कुछ और फीचर ऐड करी और उसी को आपने बड़ा कर दिया उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ और ऐड करके। डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हाँ मेथड, प्रोडक्शन की जो मेथड है वो उसमें भी इनोवेशन हो सकती है। और इसका एग्जांपल हमने लिया था जब हम शुरू में इंट्रोडक्शन इसकी पढ़ रहे थे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कपड़ा इंडस्ट्री, जो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग, उसमें पहले इंडिया में मैनुअल सिस्टम था। जो कारीगर होते थे वो घरों पे अपने कपड़े वगैरह बनाते थे हाथों से। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, अंग्रेज़ों का राज जो है इंडिया में आया, और उन्होंने फिर नई इनोवेशन, नई मशीनें लेके आए। तो ये किसकी, ये प्रोडक्शन के मेथड की इनोवेशन थी। कपड़ा तो पहले भी बन रहा था, लेकिन ये जब ये इनोवेशन हुई मेथड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो भी चेंज हो जाती है। और नो डाउट कि जब आपका प्रोडक्ट हाथ से मैनुअली बनाया जाता था और फिर मशीनों से बने, तो मशीनों में सफाई भी ज़्यादा होगी, वो बहुत तेज़ी से काम भी करेगी। तो ये मैं यहाँ पे समझाना ये चाहता हूँ कि मेथड जो है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें भी इनोवेशन होती है और वो भी बदल जाता है, और अल्टीमेटली उसके बदलने से आपके प्रोडक्ट में भी चेंज आ जाता है। दिस इट इज़ बोथ ए प्रोसेस एंड आउटकम।
और इनोवेशन दोनों को ही कहा जाता है। प्रोसेस यानी कि आपका मेथड बदल गया, आपकी प्रोसेस बदल गई, आपका कार्य करने का तरीका बदल गया, और आउटकम अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट जो रिजल्ट है वो भी बदल गया। तो ये दोनों ही इनोवेशन के पार्ट हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी एंड द रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन ए बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ह्यूमन की एबिलिटी से जुड़ा हुआ है कि एक ऐसा इंसान जो तैयार रहता है डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और किसी बिजनेस को चलाने के लिए। उसका माइंडसेट है, वो रिस्क लेने को तैयार है। अलॉन्ग विद एनी ऑफ अनसर्टेन, बिजनेस में अनसर्टेनिटीज़ तो बहुत होती हैं, और क्यों ये अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, इसका कारण ये है कि बिजनेस के अंदर डिमांड और सप्लाई दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि अनकंट्रोलेबल हैं। मार्केट में कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है। सप्लाई जो है वो कुछ हद तक कंट्रोलेबल फैक्टर है, लेकिन जब आप अपने 100% रिसोर्सेज को लगा देते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, और उसके बाद भी अगर आपके प्रोडक्ट की सप्लाई और मार्केट में चाहें, तो आप शॉर्ट टर्म में यानी कि 1-2 दिन में उस सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप 24 घंटे काम करके भी जितना प्रोडक्ट बना सकते हैं वो बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे आके कंस्ट्रेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये बिज़नेस के अंदर डिमांड की अनसर्टेन, आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपने 100 यूनिट बना दी, लेकिन 10 ही यूनिट बिकी, 90 नहीं बिक रही, अब आप क्या करोगे? तो अनसर्टेनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज कर दी, बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, घटा दिया, तो इससे आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं बिजनेस के अंदर। द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस। अगर एक साधारण व्यक्ति, एक एज ए लेमैन अगर आप इसको समझना चाहें, तो नया स्टार्टअप यानी कि नए बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस के रिस्क को लेना ही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। हिंदी में इसे हम बिजनेस व्यवसाय कह सकते हैं, लेकिन अगर इसका सही ट्रांसलेशन देखा जाए तो इसे उद्यम कहते हैं, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे उद्यमी बोला जाता है। तो आगे हम इस एक डायग्राम है, इससे उसकी फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। एंटरप्रेन्योर की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस डायग्राम से समझिए कि सबसे पहले उसका माइंड जो है वो इनोवेटिव होना चाहिए। अगर वो इनोवेटिव नहीं है, इनोवेटिव माइंड नहीं रखता, तो दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी और वो मार्केट के अंदर compete नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मार्केट का नेचर है कि कुछ समय बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के रूप में चला जाता है, वो बदल जाता है। लोग उसे आउट ऑफ फैशन समझने लगते हैं, और हर बार जो है मार्केट में एक नया ट्रेंड निकल के आता है, और उसके हिसाब से आपको इनोवेट करना ज़रूरी है। तो आपका एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेटिव माइंड का होना चाहिए। दूसरा है नॉलेज। डेटा जो है, पास्ट डेटा, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं जैसे सैमसंग है, एप्पल है, इनके सेल फ़ोन बहुत महंगे होते हैं। वो क्यों होते हैं? इसकी एक वजह होती है कि उनका जो R&D है वो बहुत बड़ा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो लगातार रिसर्च करता है, नए नए प्रोडक्ट, नई नई फीचर उनमें ऐड करता है। तो ये जो कंपनी है इसीलिए ये बहुत बड़ी हैं, इतने सालों से चल रही हैं, क्योंकि इनका जो नॉलेज बेस है वो बहुत बड़ा है, इनका डेटा बेस बहुत बड़ा है। तो एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि उसमें उसका नॉलेज जो है वो अपडेटेड होना चाहिए, उसमें बिजनेस की स्किल्स होनी चाहिए, वो रिस्क ले सके, वो नई इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है, और वो मार्केट में वेट कर सकें। उसके अंदर इतना पैसेंस भी होना चाहिए, वो टीम के अंदर काम कर सकें। यूँ नहीं है कि वो लोगों को अपने साथ लाए और फिर उनसे लड़ पड़े, लड़ाई करे और उनको निकाल दे, किसी को हायर करे किसी को निकाल दे। ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकती। तो आपका जो एंटरप्रेन्योर है उसमें टीम वर्क की भावना होनी चाहिए, उसमें ऐसी स्किल्स भी होनी चाहिए कि वो टीम बना सके, टीम में काम कर सके। वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए,
उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगर कोई आदमी, कोई उसके कंपनी का एम्प्लॉय कहीं डिमोरल हो गया है तो वो उसके मोरल को बूस्ट अप कर सके, उसको मोटिवेट कर सके काम करने के लिए। दूसरे को अगर कोई उसको स्ट्रेस्ड लग रहा है तो वो उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर सके कि वो जो है उसका स्ट्रेस जो है वो रिलीव हो जाए, और वो उसका जो स्ट्रेस का इफ़ेक्ट है वो बिज़नेस की प्रोसेस में ना आए, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में ना पड़े। उसके अंदर रिस्क को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि पहली बार उसने रिस्क लिया और उसको लॉस हो गया और वो बिज़नेस छोड़ के भाग जाए। उसके अंदर पैसेंस होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए वो रिस्क के लिए। वो रिस्क टेकर होना चाहिए, अवर्सर नहीं होना चाहिए। वो फिर उसके अंदर, उसके माइंड के अंदर ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि अगर एक प्रोसेस एक तरीके से फेल हो गई है तो वो उसको दूसरे तरीके से, क्योंकि ये तो एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है ना, दूसरे एंगल से सोचें। असर्टिवनेस, असर्टिवनेस का मतलब होता है कि वो आदमी सच्चा होना चाहिए, मुखर होना चाहिए, वो जो बात है वो बोल दे। अगर उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अपनी कंपनी के अंदर, अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो वो उनको बता सके, उनको बोल कर कह दे कि भाई ये ठीक नहीं है, ताकि वो अगर वो एक एग्जैक्ट टाइम पे सही डिसीजन लेगा, बोल के बता देगा, तो वो जो आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आने वाली जो दिक्कतें हैं, उनसे बच सकता है। तो ये था दोस्तों बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा, और अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए तो ये नोट्स जो हैं ये आप पढ़ लेना, और इनको अपने मोबाइल पे आप देख सकते हैं। मैंने आज टाइप किया था ये, ताकि बच्चों को समझ आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू।